तो गाइस देख रहे हैं अभी खान सर का पॉकेट जीके है और इसी का क्लास चलेगा डेली। आप लोग चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 मिनट ज़्यादा गड़बड़ा आ गया है। चलिए यहीं से स्टार्ट है। खान सर का पॉकेट जीके पढ़ाते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। पहला हो गया, दूसरा हो गया और यह तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें पहला में धार्मिक साहित्य और 2 ये है लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, शतभम, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है यह तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्यम एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगजक कोई अभिलेख नामक संस्था से मिले हैं। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्य देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं। तीसरा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलिओडोरस का वेशनगर विदिशा से गड्ढूड शतभम लेख प्राप्त होता, जिसमें मध्यम भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और ये हो गया 5वां पॉइंट। यहाँ से 6ठा पॉइंट, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। एरन मध्य एशिया से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। फिर से अपना पॉइंट देखते चलिएगा। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेखों से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशासित है। महत्वपूर्ण अभिलेख, इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख दिया। अभिलेख शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं, इसमें उसने क्या क्या विशेषता क्या है वो इसमें दिया गया है। इसमें चलिए देखिए। अभिलेख पहला, हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। ये कलिंगा, ये शासक की चला मतलब कलिंगा राजा खारवेल के साथ। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। और एक कहाँ से, रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी से मिलती है। यह नासिक अभिलेख, गौतम पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियाँ। और ये प्रयाग शतभम अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी दिग्गजों की जानकारी। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर
प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त हूणों पर विजय का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। और यह 10वां बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। और 11वां हो गया बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। 7वाहनों की उपलब्धियाँ। अयोध्या अभिलेख। शुंगों की उपलब्धियाँ। भरहुत अभिलेख। शुंगरने शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख। भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसी में। चलिए और आपको अब यहाँ से बताता हूँ। सिक्के। देखिए सिक्के हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने कि सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने थे, जबकि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कार्सपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। मतलब समझ गए ना सिक्के के बारे में। चलिए अब दूसरा पॉइंट है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख शस्त्रों सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के अरिकमेडु पदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। ये तो हो गया था। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणी के वे मंदिरों जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुपासन काल, गुप्त काल और गुप्तरों का काल में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकाल का ज्ञान मिलता है। भरहुत बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्तीर्ण माता और शिशु तथा मरणसन्न राजकुमारी जैसी चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिसे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। चलो ये हो गया सिक्के। अब पढ़ाते हैं साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत में मतलब वैदिक साहित्य में, इसके अंतर्गत वेद तथा उसमें संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। इसे श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है।
वेद कुल 4 हैं। वेद कितने हैं? कुल 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद होते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं आप लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों में मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 श्लोक हैं। इसमें 1028 श्लोक हैं एवं 10,046 ऋचाओं हैं। इसमें कितना है? 10,046 ऋचाओं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के आप लोग को नहीं दिखा रहा है, इसीलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ से था ना, ऋषियों को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते थे। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष शुल्क कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्र की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ऋग्वेद का पहला हो गया। चलो दूसरा अब हम आप लोग को सुनाते हैं। यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजु में यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्र कहाँ पड़ता है? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्ययु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं। पहला कांड है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा कांड है शुल्क यजुर्वेद। तो पहला हो गया, इसमें मतलब 2 इसमें कांड है, वो बताया गया। और तीसरा आपको जो सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें मुक्त यज्ञों के क्या है? अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाओं मंत्र हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। मतलब इसमें तो है 1875, जिसमें से 75 अतिरिक्त ऋग्वेद से ली गई है। अवेद, गंधर्व वेद,
इसकी प्रमुख शाखाएं कैथुमी, जैमिनीय तथा रामायणी ये हो गया। और चौथा अर्थवेद में अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्ट हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अर्थवेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आगिरस ऋषि थे। इसे अर्थवागिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड है, 731 श्लोक और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र हैं, ऋग्वेद से उद्भूत हैं। तो आज यहीं पर ख़त्म कर दें और कल चलेंगे।